नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसके मद्देनज़र आज हम सीडीपी के अत्यधिक इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके रियल एग्जाम में ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। पहला देखिए, ऑप्शन देखिए, विकास अंतः क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा कह रहा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कथन कह रहा है चारों, उसमें से जो पहला, दूसरा, तीसरा एक कह रहा है, तीनों क्या है, विकास के बारे में सही है। ठीक है। जो चौथा दिया है दोस्तों, वो क्या है, गलत है, क्योंकि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। तो ये सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। दोस्तों, मूर्त का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, कंक्रीट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़, जैसे कोई वस्तु हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, ठीक है, ये मूर्त हो गया। अमूर्त का मतलब कोई विचार हो गया। तो दोस्तों, ये अवस्था कौन सी बताना है, तो इस ये अवस्था होती है 7 से लेके 12 वर्ष तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है। ऑप्शन देखिएगा, पहला अभिभावक अध्यापक, बी सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सी वंशक्रम एवं वातावरण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मानव विकास जो होता है वंशक्रम एवं वातावरण दोनों के मिलने से विकास होता है, योगदान होता है मानव का। जानते ही आप लोग, वंशक्रम भी जरूरी है, और हमारा जो एटमॉस्फियर है अगल बगल का, समाज का, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मानव के विकास में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चौथे की तरफ। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सामाजिक संचरण जो है ये पियाजे का नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिक विकास जो है सामाजिक संचरण, ये पियाजे इसको नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। विशेष आवश्यकता वाला समझ ही रहे होंगे आप लोग दोस्तों, जो लोग या तो मंद बुद्धि हो या फिर दिव्यांग हो, ठीक है, तो उनको पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। तो आप लोग चारों ऑप्शनों को वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं और अपने आंसर को आप लोग सोच सकते हैं। जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ये जो है दोस्तों करेक्ट आंसर इसका निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किस तरह के बालकों की यह विशेषता है। तो दोस्तों, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता जो है ये विशेषता होती है प्रतिभा बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर क्या होगा, सृजनशील बालकों की ये विशेषता होती है। जो कि क्रिएटिव बालक होते हैं उनके अंदर ये सब विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए, सीटेट में क्वेश्चन दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने रियल एग्जाम देखा होगा, तो पेपर देखा होगा, तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं कि एक वन लाइनर आता है, वन लाइनर क्वेश्चन यूपी टेट, एमपी टेट, इस तरह के एग्जाम में आते हैं। अगर सीटेट की बात किया जाए तो उसमें बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को देख के मत घबराइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपको ऑप्शन अपने आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा और आपकी मेहनत से आपके आंसर को आप ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे में बाहर आओ और कोट को खोटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है।
आपको बताना है कि यह उदाहरण किस चीज़ का है। तो दोस्तों यह उदाहरण है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं दोबारा तो उसके आधार पर कोई काम किया जाता है तो उसको कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, स्किनर ने इसको बताया था। ठीक है, इसका प्रयोग उन्होंने किया था चूहों पर, कबूतर पर किया था इसका प्रयोग स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा पहला प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा प्रतिद्वंदिता, तीसरा पुरस्कार एवं दंड और चौथा परिणाम का ज्ञान। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बाह्य अभिप्रेरणा में। दोस्तों इसमें सही होगा इनमें सभी, पहला जो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी जो हैं बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है, उसमें सभी कुछ समावेशित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? तो दोस्तों उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम में क्या है दोस्तों, जो बालक होते हैं जो दूसरों के व्यवहार को, अपने समाज में जो समकक्ष बच्चे हैं या ऊपर के लोग हैं उनसे बड़े, उनको देख कर सीखता है, तो उसमें कहते हैं सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग का लक्षण है, क्या लक्षण है? तो इसका लक्षण होता है अवधान संबंधी बाधा या विकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों कोई अगर खिलाड़ी है, अगर अपनी गेंदबाजी के कौशल को डेवलप कर लेगा बट उसका जो स्किल है खेलने का उसमें चेंज नहीं आएगा, इसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको कहेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण। इसमें क्या होगा कि कोई नई स्किल सीख लेगा लेकिन पुराने स्किल को भूलेगा नहीं या उसको किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन आप रीड करेंगे चारों, राइट आंसर क्या होगा? इनमें सभी, ये सभी जो हैं दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, आपको ऑप्शन 4 दिख रहा होगा, रीड करेंगे आप लोग पूरे ऑप्शन को। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। आप देखिए दोस्तों, पियाजे जो थे, जो उनके बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा बल दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आ रहा है, गिलफोर्ड ने अवसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, चिंतन को 2 प्रकार में बांटा गया है, अवसारी, अभिसारी। अवसारी चिंतन में क्या होता है, किसी भी समस्या को हम विभिन्न प्रकार से उसका सोल्यूशन को ढूंढते हैं, उसको कहते हैं अवसारी चिंतन। और अभिसारी में क्या होता है, हम लोग सारी समस्याओं का जो निचोड़ होता है एक इसका समाधान खोजते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो अवसारी चिंतन का पद का प्रयोग किया है वो है सृजनात्मकता के लिए, मतलब क्रिएटिविटी के लिए। भाई दोस्तों देखिए कि अवसारी चिंतन में क्या होगा, अब अगर एक समस्या का कई समाधान खोज रहे हैं तो क्या होगा, सृजनात्मकता ही तो झलकेगी आपके अंदर, क्रिएटिविटी है, तभी तो आप एक ही समस्या का अलग अलग समाधान खोज रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में, तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, रुचि जो है व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। एक कथन क्या है, सत्य नहीं है, बाकी तीनों कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति क्या है? तो दोस्तों आपको चारों ऑप्शन को आप इजीली रीड करेंगे पॉज करके वीडियो को, तो अभिवृत्ति क्या निकल कर आएगा, अभिवृत्ति है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम है,
क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ये पूछ सकता है, तीनों जो प्रकार है इसको बांटा गया था, फ्रायड ने बांटा था, मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने बताया था इदम अहम परम अहम, ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो बांटा गया था फ्रायड के द्वारा बांटा गया था। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण जो होता है दोस्तों वो इदम में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इदम में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किस तरह की चीज़ों में? तो दोस्तों रक्षा तंत्र जो होता है दबाव से निपटने में या प्रेशर में है अगर आप लोग हैं तो उससे निपटने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में संतोषजनक होगी? जो शारीरिक रूप से थोड़ा अक्षम है तो उनके लिए कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में संतोषजनक होगी? तो राइट आंसर क्या होगा? अतिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो दोस्तों सृजनशीलता में जो क्रिएटिविटी है उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश की विधि प्रयोग की जाती है। इसमें होता क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में दोस्तों याद रखिएगा अपने ब्रेन पर एक कह सकते हैं कि स्टॉर्म माने देखिए तूफान होता है, तो ब्रेन में तरह तरह के विचार लाया जाता है और आपके थिंकिंग को क्या होता है क्रिएटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो अवसारी चिंतन इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग चारों ऑप्शन को रीड करेंगे, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सही नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, जबकि दोस्तों होती है। तो ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए भी याद रखिएगा, आर्टिकल 21 ए के तहत दिया गया राइट टू एजुकेशन। इसके तहत दोस्तों 2009 में एक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह जो है दोस्तों 45 घंटे आपको क्या है अध्यापन कार्य करना है, 45 आवर्स पर वीक। ठीक है, तो ये 2009 के RTE के अनुसार ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? दोस्तों शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार जो है इनमें से सभी विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय तक पूरा करना होगा। ये तीनों जो है RTE 2009 के अनुसार एक अध्यापक का दायित्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, इसको सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों आप लोगों को एक ट्रिक बता सकते हैं हम कि दोस्तों अगर सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आपको दोस्तों याद ध्यान सुनिएगा, सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन का कोई भी आइडिया नहीं होता है, अगर नहीं आइडिया होता है तो आप लोग सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा ना उसको टिक करिएगा। देखिए ये 100% तो देखिए ट्रिक है, ये तुक्का है एक प्रकार से। जब आपको कुछ नहीं पता है, क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन को आप लोग टिक करिएगा। ये देखा गया है कि मोस्टली 70 to 80% चांस है कि आपका ऑप्शन क्या होगा सही होगा, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किस बारे में बातचीत की गई है? दोस्तों, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, इस बारे में बातचीत की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का सीडीपी का, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 में सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन को सुधार के रूप में सुझाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।